आर्टिकल ब्रिक्स से संबंधित है। ये इंडियन एक्सप्रेस का है। आप जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, ब्रिक्स जब बना था ना, तो एक मकसद ब्रिक्स का ये था, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर मतलब कि उस समय ना ये जो देश थे ना, शुरू में एक साथ आए, रशिया, चाइना और इंडिया। बाद में ब्राजील और साउथ अफ्रीका भी एक साथ आ गए थे। तो ये वो देश हैं जो नहीं चाहते थे कि वेस्ट का पूरे वर्ल्ड पे दबदबा हो। मतलब यूएसए यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना चाहता है। यूएसए ने क्या किया? 2001 में अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, 2003 में इराक के ऊपर अटैक किया। मतलब अपनी मनमर्जी से काम कर रहा था यूएसए और अपने अलाइड कंट्रीज के साथ मिलके। लेकिन ये देश एक साथ आए, ये बोले कि देखो, वर्ल्ड में सिर्फ एक ही पोल नहीं होना चाहिए यूएसए की फॉर्म में, एकमात्र बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए, वर्ल्ड ना बैलेंस होना चाहिए। मतलब कि कई सारे पोल होने चाहिए और उन पोल्स के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, जो कि कंसेप्ट है बैलेंस ऑफ पावर का। हालांकि देखो, ये बैलेंस ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है ना, ये पॉलिटिकल साइंस में आता है। रियलिस्ट बोलते हैं वर्ल्ड में ना पीस इस्टेब्लिश की जा सकती है बैलेंस ऑफ पावर इस्टेब्लिश करके। मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूं, इतना डीप में जाने की आवश्यकता है नहीं। देखो, अगर पूरे वर्ल्ड में यूएस से इतनी बड़ी पावर है और बाकी छोटी छोटी पावर हैं, चाइना, इंडिया, रशिया, जापान, तो ना ऐसी सिचुएशन में यूएस क्या करेगा? अपनी मनमानी करेगा। जहां चाहा वहां कू कर दिया, मतलब सत्ता परिवर्तन कर दिया, जहां मर्जी की वहां युद्ध छेड़ दिया। तो ऐसी सिचुएशन में ना थोड़ी इंस्टेबिलिटी रहेगी वर्ल्ड में। लेकिन मान लीजिए इतनी बड़ी पावर यूएसए है, इतनी बड़ी पावर फिर चाइना है, फिर रशिया है, इंडिया है, जापान है। अगर कई सारे पोल्स हैं और पोल्स के बीच में बैलेंस रहता है, जैसे रशिया और चाइना आपस में मिल गए, दोनों पोल मिल गए तो यूएसए का सामना कर सकते हैं। तो फिर यूएसए अपनी मनमानी नहीं करेगा, बैलेंस बन गया एक। समझ रहे हो? तो ये रियलिस्ट का मानना है कि बैलेंस ऑफ पावर रहता है तो इससे वर्ल्ड में पीस रहती है। बट देखो, बैलेंस ऑफ पावर तभी स्टैब्लिश होगी ना जब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होगा, कई सारे पोल्स होंगे। अगर यूएसए एकमात्र बहुत बड़ी पावर हुआ, हर चीज में यूएसए का दबदबा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में यूएसए का दबदबा, हर जगह सोच भी यूएसए की, आइडियोलॉजी भी यूएसए की, आइडियोलॉजी का डोमिनेंस, डॉलर का डोमिनेंस, तो फिर वर्ल्ड पीसफुल नहीं रहेगा। ऐसा मानना है इंडिया का भी, रशिया का भी। इसी सोच के चलते इन्होंने ना ब्रिक्स स्टैब्लिश किया था वेस्ट के यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के अगेंस्ट। बट बाद में देखो, ब्रिक्स में भी कॉन्ट्राडिक्शंस आ गई। कॉन्ट्राडिक्शंस मतलब इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस खराब है, आपको पता है। ये जो ब्राजील और साउथ अफ्रीका है, ये तो उतने पावरफुल रह भी नहीं। इसके मतलब इकोनॉमी पहले तो इनकी ग्रो कर रही थी ठीक ठाक ढंग से, बाद में इतना तेजी से इनकी इकोनॉमी ने ग्रो नहीं किया, तो फिर ब्रिक्स थोड़ा ठंडे बस्ते में चल गया। लेकिन अब एक बार फिर से ब्रिक्स का जो आइडिया है ना, वो बढ़िया ढंग से इमर्ज होकर आया है। क्योंकि जैसा यूक्रेन वार में देखने को मिला है ना, ऐसा देखने को मिला जैसे इंफॉर्मेशन वारफेयर देखने को मिला रशिया के अगेंस्ट। पूरा वेस्ट एकजुट हो गया, वो अपनी सोच को फिर से पूरे वर्ल्ड पर इंपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। कोल्ड वार के दौरान तो देखो, उन्होंने कल्चर की बात की थी, आइडियोलॉजी की बात की थी कि हमारा जो आइडियोलॉजी है, लिबरलिज्म जो है, वो ज्यादा सही है, कम्युनिज्म खराब है। लेकिन अब वो डेमोक्रेसी की बात करने लगे हैं कि ये लड़ाई है डेमोक्रेटिक वर्सेस नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज की। तो मतलब अपनी सोच को, अपनी जो उनकी थिंकिंग है ना, उसको पूरे वर्ल्ड पे वो इंपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी चीज के अगेंस्ट तो ब्रिक्स बना था। तो ब्रिक्स जो है ना, वो एक बार फिर से थोड़ा मजबूत होगा। लेकिन इस बार साउथ अफ्रीका और ब्राजील वो साथ नहीं होंगे। तो ब्रिक्स में से अगर इन दोनों को हटा देना, किसको? ब्राजील और साउथ अफ्रीका को, तो 3 देश बचते हैं आरआईसी, रशिया, इंडिया, चाइना। चाइना के जो विदेश मंत्री है ना, वो इंडिया की यात्रा पर आए आश्चर्यजनक रूप से। क्यों? क्योंकि चाइना को भी लगता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करने का, या फिर यूएसए की लीडरशिप में जो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, अभी फिलहाल है नहीं वैसे यूनिपोलर, अभी तो चाइना टक्कर देने लगा है यूएसए की। कुछ भी मानिए, मतलब चाइना को यूं लगता है कि यूएसए को चैलेंज करने का यह सबसे सही मौका है और इंडिया को साथ लिया जा सकता है यूएसए के अगेंस्ट। इसलिए चाइना के जो विदेश मंत्री है ना, वो भी इंडिया की यात्रा पर आए। रशिया भी इंडिया की यात्रा पर आया, मतलब रशिया के विदेश मंत्री जो है वो इंडिया की यात्रा पर आए। वो डिस्काउंटेड ऑयल देने को तैयार हैं। देखो, वेस्ट रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना और इंडिया दोनों इस मुद्दे पर वेस्ट के साथ नहीं है। चाइना का तो होना भी नहीं था, क्योंकि वो रशिया का
मित्र रहा है पिछले 20-25 सालों से, लेकिन इंडिया तो वेस्ट के पाले में जाता दिखाई दे रहा था। इंडिया क्वाड का मेंबर बन चुका था, लेकिन इंडिया ने भी वेस्ट का साथ नहीं दिया रशिया के अगेंस्ट। तो आने वाले दिनों में आप देखोगे इन तीन देशों के बीच में, इंडिया चाइना नहीं कह सकते, लेकिन यूं बोल सकते हैं रशिया की जो दोस्ती है वो चाइना के साथ भी मजबूत होगी। आप बोलोगे ऑलरेडी मजबूत है, लेकिन देखो चाइना ना रशिया से एनर्जी तो इंपोर्ट करना चाहता है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं। बट अब इन इश्यूज को इग्नोर करके रशिया भी चाइना को एनर्जी एक्सपोर्ट में आगे बढ़ेगा। पहले रशिया को लगता था कि नहीं यार, यूरोप ही एक्सपोर्ट करने के लिए सही है, चाइना को एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो दिक्कत आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। बट अब रशिया ज्यादा श्योर हो गया है कि चाइना को हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए डेवलप करेंगे। और इंडिया को भी अब डिस्काउंटेड एनर्जी, डिस्काउंटेड ऑयल देने के लिए रशिया तैयार है। मतलब आने वाले दिनों में रशिया का जो एक्सपोर्ट है ना, इंडिया और चाइना दोनों में बढ़ेगा। तो पार्टनरशिप जो है इनकी और ज्यादा मजबूत होगी। लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखो बहुत सारी और भी ऐसी चीजें हैं, जैसे रूपी रूबल क्रॉस करेंसी पेयरिंग। ये जो एग्रीमेंट है ना, रूपी रूबल एग्रीमेंट, इससे क्या होगा, इंडिया रशिया से ऑयल परचेज कर सकेगा, डॉलर में ट्रांजैक्शन होगी भी नहीं। तो ऐसी ही अरेंजमेंट रशिया कुछ दूसरे देशों के साथ कर रहा है, जैसे चाइना। अब स्विफ्ट जो एक सोसाइटी है, इंटरबैंक अगर पैसों का ट्रांसफर होता है तो मैसेजिंग चलती है इस सोसाइटी के थ्रू, इस सिस्टम के थ्रू। रशिया से इसको निकाल दिया, तो अब इंडिया का अलग से एक सिस्टम है ऐसा ही, सोवरिन फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। इंडिया रुपए भी प्रपोज कर रहा है कि आप हमारा रुपए अपना लीजिए। तो इससे क्या है, इससे हो रहा है डी डॉलराइजेशन, एक जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। बहुत ट्रांजैक्शंस अब बिना डॉलर के होने लगेंगी। अब देखो, कहने को कुछ लोग बोल सकते हैं कि डॉलर की जो हेजमनी है काफी ज्यादा है, बट देखो आप ये तो बोल ही सकते हो ना कि अब रुपी में अगर ट्रांजैक्शन होगी, स्विफ्ट के बिना ट्रांजैक्शन होगी, तो मतलब वेस्ट की जो हेजमनी है ना वो खत्म हो रही है और एक अल्टरनेटिव जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना वो ही इमर्ज होके आ रहा है, ऐसा राइटर का मानना है। राइटर ये भी बोलते हैं, जो बात हमने कल के आर्टिकल में डिस्कस की थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से संबंधित, कि इंडिया अभी एक ब्राइट स्पॉट में है। इंडिया ना तो देखो वेस्ट के अगेंस्ट गया है, हाँ बात नहीं मानी, वेस्ट का प्रेशर नहीं माना, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया ने वेस्ट का विरोध कर दिया है, और ना ही इंडिया रशिया के विरोध में गया है। तो इंडिया अब एक बहुत ही अच्छी बेहतर पोजीशन में है, जहां इंडिया की डिमांड काफी ज्यादा है। और इसी का नतीजा है कि यूक्रेन वार के स्टार्ट होने के बाद कई सारे देशों के जो विदेश मंत्री या फिर डिप्लोमेट्स हैं वो इंडिया की यात्रा पर आए, इंडिया से यूक्रेन वार पर समर्थन हासिल करने के लिए या फिर इंडिया से कंसल्ट करने के लिए। तो इंडिया एक ब्राइट स्पॉट में है, ये अच्छी बात है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ब्रिक्स से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।